ओडिसी होमर नाम के एक यूनानी लेखक की लिखी हुई कहानी है। जैसे हमारे भारत में महाभारत और रामायण बहुत फेमस है, वैसे ही ग्रीस में ये कहानी बहुत पॉपुलर है। इस फिल्म की पूरी कहानी ये है कि एक हीरो युद्ध जीतकर अपने घर वापस आ रहा है। वापसी के रास्ते में उसको समंदर में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। रास्ते में उसको कई अजीब अजीब जादुई चीजों का सामना करना पड़ता है। बस यही कहानी है। वो अपने घर पहुंच पाता है या नहीं, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है। हीरो के सामने जो भी दिक्कतें आती हैं वो सब बहुत अजीब होती हैं। यही इस फिल्म की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। तो पूरी कहानी ध्यान से सुनो। इस फिल्म की कहानी क्या है, अब तुम समझ जाओगे। इस फिल्म में कई सारे किरदारों के नाम ग्रीक वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ वही नाम यूज कर रहा हूँ जो तुम आसानी से समझ जाओ। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी और एक जलपरी की शादी दिखाई जाती है। उस शादी में सारे ग्रीक देवता भी आए थे। फिर उस शादी के लिए एक बहुत बुरा काम होता है। वो परी जैसी लड़की थी, लेकिन किसी को भी वो शादी पसंद नहीं थी, इसलिए सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में वो लोग उस शादी में झगड़ा करना चाहते हैं। उनके हाथ में एक सुनहरा सेब होता है। वो उस सुनहरे सेब को बीच में रख देते हैं और बोलते हैं कि जो सबसे खूबसूरत औरत होगी उसको ये सेब मिलेगा। उस समय 3 देवियां होती हैं, एक प्यार की देवी, एक जंग की देवी और एक बच्चों की देवी। तीनों ही चाहती हैं कि वो सुनहरा सेब उनको मिले, तो तीनों आपस में लड़ने लगती हैं कि सेब किसको मिलेगा। झगड़ा ना हो इसलिए वो लोग बीच बचाव के लिए ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को चुनते हैं। ट्रॉय का राजा कहता है कि इन तीनों में प्यार की देवी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो सुनहरा सेब प्यार की देवी को मिल जाता है। लेकिन ट्रॉय के राजा ने प्यार की देवी को चुनने के पीछे एक वजह भी थी। क्योंकि प्यार की देवी और ट्रॉय के राजा के बीच एक डील हुई थी। ट्रॉय के राजा की नज़र स्पार्टा के राजा की पत्नी हेलेन पर थी। हेलेन को पाने के लिए उसने प्यार की देवी से सौदा कर लिया था। डील ये थी कि प्यार की देवी हेलेन को मोहित कर देगी और वो ट्रॉय के राजा पेरिस से प्यार करने लगेगी। इसलिए ट्रॉय का राजा प्यार की देवी को सुनहरा सेब देता है। प्यार की देवी डील मान जाती है और हेलेन को मोहित करके पेरिस से प्यार करवा देती है। ट्रॉय का राजा तुरंत हेलेन को उसके पति से अलग करके अपने देश ले आता है। इस वजह से हेलेन का पति बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत बाकी ग्रीक राजाओं को चिट्ठी भेजता है और सबको जंग के लिए तैयार होने को कहता है। हमारा हीरो ओडिसियस भी इस जंग में हिस्सा लेता है, लेकिन ओडिसियस की एक पत्नी है। उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस जंग में जाए, क्योंकि उसको पता था कि ये जंग बहुत लंबी चलेगी, जल्दी खत्म नहीं होगी। फिर भी ओडिसियस अपनी पत्नी और अपने देश को छोड़कर जंग के लिए निकल जाता है। ओडिसियस इथाका देश का राजा था, इसलिए वो अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और ट्रॉय की तरफ निकल पड़ता है। लंबे समंदर के सफर के बाद वो ट्रॉय पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसको बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस देश के किले की दीवारें बहुत ऊंची थीं, लगभग 2 पेड़ जितनी ऊंची। दीवार तोड़कर ही अंदर घुस सकते थे। ओडिसियस और उसके सैनिक दीवार तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कई दिन और महीने बीत गए, फिर भी दीवार नहीं टूटी। लेकिन बिना काम खत्म किए वापस जाना ओडिसियस की आदत नहीं थी। लगभग 10 साल तक वो उसी मकसद से लड़ता रहा कि किसी तरह उस किले को तोड़ दे। 10 साल बाद ओडिसियस को एक आइडिया आता है। फिर ओडिसियस और उसके सैनिक मिलकर एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं। घोड़ा बनते ही सारे सैनिक गायब हो जाते हैं। ट्रॉय के राजा को लगता है कि शायद ओडिसियस और उसके सैनिक हारकर अपने देश वापस चले गए। तभी उनकी नज़र उस लकड़ी के घोड़े पर पड़ती है। वो सोचते हैं कि ये घोड़ा कौन छोड़ गया, चलो इसको किले के अंदर ले चलते हैं। लेकिन यहाँ ओडिसियस का बहुत बड़ा प्लान था। रात को जब लकड़ी का घोड़ा किले के अंदर आ जाता है और सब सो जाते हैं, तब घोड़े के अंदर से सारे सैनिक बाहर निकल आते हैं। ओडिसियस भी उसी घोड़े के अंदर छिपा हुआ था। कई सालों से जो दीवार नहीं टूटी, वो इस तरकीब से टूट गई।
ओडिसियस दिन रात हमला करके ट्रॉय के लोगों को मार देता है और उस देश पर कब्जा कर लेता है। वो देश हेलेन के पति को वापस दे देता है। हेलेन का पति बहुत खुश होता है। वो कहता है, ओडिसियस, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा देश और मेरी पत्नी वापस मिली। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस देश का आधा खजाना तुम ले जाओ। ओडिसियस सोने के सिक्के और सैनिकों के साथ 20 बड़े जहाज लेकर अपने घर वापस निकलता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ओडिसियस और उसके सैनिक बहुत खुशी खुशी घर जाने के लिए निकलते हैं। कई महीने समंदर में सफर करते हैं। कई महीने बाद उनको एक द्वीप दिखाई देता है। सेनापति कहता है, यहाँ रुककर खाना ले लेते हैं। ओडिसियस कुछ सैनिकों को खाने का सामान लाने भेजता है। जैसे ही वो द्वीप पर पहुंचते हैं, सब कुछ अजीब लगता है। आसपास कोई इंसान नहीं दिखता। सब सैनिक कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, रात यहीं रुकते हैं और सुबह खाना ढूंढेंगे। तभी एक अजीब सी आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि उस द्वीप पर नरभक्षी रहते हैं। वो इंसानों को पकड़कर खा जाते हैं। तुरंत सैनिक वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगली लोग कई सैनिकों को पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। सेनापति भागकर ओडिसियस को बताता है कि यहाँ खतरा है। ओडिसियस तुरंत जहाज लेकर वहां से निकल जाता है। ओडिसियस को टेंशन होती है क्योंकि उसने बहुत सारे सैनिक खो दिए। अब आगे से बहुत संभल कर चलना है, लेकिन आगे और दिक्कत आ जाती है। जहाज पर खाना खत्म हो जाता है। सैनिक भूखे हैं। ओडिसियस जहाज तेज चलाता है। दूर एक और हरा भरा द्वीप दिखता है। वो उस द्वीप पर जाकर चेक करते हैं। पूरा द्वीप कमल के फूलों से भरा हुआ है। वहाँ के लोग बस कमल खाकर रहते हैं। ओडिसियस के सैनिक भूख की वजह से वो कमल खाने लगते हैं, लेकिन ओडिसियस वो कमल नहीं खाता, क्योंकि उसको पता चलता है कि जो भी ये कमल खाएगा वो यहीं का होकर रह जाएगा। सैनिक कमल खाकर भूल जाते हैं कि उनको घर जाना है। ओडिसियस जबरदस्ती उन बेहोश सैनिकों को उठाकर जहाज पर ले आता है। थोड़ी देर बाद सैनिक ठीक होते हैं और फिर से घर जाने की जिद करते हैं। कमल द्वीप से निकलकर फिर से सफर शुरू होता है। भूख की वजह से हालत खराब है। तभी फिर एक द्वीप दिखता है। उस द्वीप पर सिर्फ एक बड़ी गुफा है। गुफा के अंदर बहुत सारी बकरियां हैं। ओडिसियस और सैनिक बकरियां पकाकर खाने लगते हैं। तभी एक जोर की आवाज आती है। एक आंख वाला बहुत बड़ा राक्षस गुफा के मुंह पर बड़ा पत्थर लगा देता है। वो राक्षस सैनिकों को उठा उठाकर कच्चा खाने लगता है। रात को जब राक्षस सोता है, ओडिसियस उसके आंख में भाला घोंप देता है। दर्द से चिल्लाकर राक्षस पत्थर हटा देता है। ओडिसियस और सैनिक भागकर जहाज में बैठ जाते हैं। गुस्से में राक्षस बड़े बड़े पत्थर फेंकता है और 20 जहाज तोड़ देता है। बस एक जहाज बचता है। फिर ओडिसियस पवन देवता से प्रार्थना करता है। पवन देवता उसको हवा से भरा हुआ एक थैला देते हैं। कहते हैं, इसको थोड़ा खोलोगे तो हवा जहाज को घर की तरफ ले जाएगी। ओडिसियस थैला खोलता है और जहाज तेज चलने लगता है। सैनिकों को किनारा दिख जाता है। खुशी में सैनिक थैला खोल देते हैं। तेज तूफान आ जाता है और जहाज वापस पीछे चला जाता है। कई साल की मेहनत के बाद भी वो घर नहीं पहुंच पाता। फिर उसकी नज़र एक जादूगरनी के द्वीप पर पड़ती है। ओडिसियस कुछ सैनिकों को किले में भेजता है। वो सैनिक वापस नहीं आते। ओडिसियस खुद जाता है तो देखता है कि जादूगरनी ने सबको सुअर बना दिया है। ओडिसियस एक जादुई दवा पी लेता है, इसलिए उस पर जादू नहीं चलता। जादूगरनी हार मान लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें घर भेजने में मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें 1 साल मेरे साथ रहना होगा। ओडिसियस मान जाता है। 1 साल बाद जादूगरनी उसको रास्ता बताती है। वो कहती है, पहले तुमको नर्क के अंधे राक्षस से मिलना होगा। वो तुम्हें 2 खतरे के बारे में बताएगा। पहला खतरा समुद्री अप्सराओं का गाना है। दूसरा खतरा 2 राक्षस हैं। ओडिसियस वहां जाता है। समुद्री अप्सराओं का गाना सुनने के लिए वो खुद को जहाज के मस्तूल से बंधवा लेता है। सैनिकों के कान में मोम लगा देता है। इस तरह वो पहले खतरे से बच जाता है।
दूसरे खतरे में 2 राक्षस आते हैं, एक 5 सिर वाला सांप और एक बड़ा भंवर। इनसे बचने के लिए ओडिसियस को कुछ सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़ती है। सैनिक अपनी जान देकर राजा को बचा लेते हैं। आगे समंदर में तूफान आता है और जहाज डूब जाता है। ओडिसियस एक द्वीप पर पहुंच जाता है। वहां एक समुद्री परी उसको 7 साल तक रोक लेती है, लेकिन ओडिसियस को सिर्फ अपना घर याद आता है। आखिर में परी खुद उसके लिए एक जहाज बनाकर देती है। कहती है 7 दिन में तुम घर पहुंच जाओगे। ओडिसियस फिर से सफर शुरू करता है। कई साल बाद आखिर उसको अपने देश का किनारा दिखता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन घर आकर देखता है कि 20 साल से वो नहीं है, इसलिए सब गड़बड़ है। लोग उसके बेटे से राज्य छीनना चाहते हैं। ओडिसियस वापस आकर फिर से राजा बनता है, लेकिन अंधे राक्षस ने पहले ही कहा था कि राजा बनने के बाद भी एक दिन उसको देश छोड़ना पड़ेगा। ओडिसियस अपना राज्य बेटे को देकर एक दूर द्वीप पर चला जाता है। वहीं वो अपने आखिरी दिन बिताता है। यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। नोट: इस कहानी में डायन, सांप, भंवर सब काल्पनिक हैं। नाम थोड़े अलग रखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो।